जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे की हत्या के बाद सभी देशों में मातम सा छा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर असर किसी देश को पड़ेगा, सबसे ज्यादा आबे की कमी अगर किसी देश को खलेगी तो वो भारत है। शिंजो आबे की मौत की खबर के बाद से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मौत के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत में एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया है। तो आखिर क्यों शिंजो आबे की मौत से भारत पर इतना असर पड़ रहा है, आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशी और आप देख रहे हैं अनकट। तो आबे एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते थे। उनके दादा नोबुसुके किशी 1957 से 60 तक पीएम थे और तब उनके पिता शिंटारो आबे 82 से 86 तक विदेश मंत्री थे। उन्होंने अपने परदादा के सबसे लंबे वक्त 2798 डेज तक पीएम रहने के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे लंबे वक्त तक पीएम रहने का रिकॉर्ड कायम किया था। आबे पहली बार 2006 में जापान के पीएम बने थे, लेकिन बीमारी के चलते 2007 में उन्हें इस्तीफा दे देना पड़ा था। इसके बाद साल 2012 से लेकर अगस्त 2020 तक वो जापान के पीएम पद पर रहे थे। जापान और भारत के बीच वैश्विक साझेदारी की नींव 2001 में रखी गई थी और वार्षिक द्वीपक्षीय शिखर सम्मेलन के लिए 2005 में सहमति बनी थी। आबे ने साल 2012 से इन संबंधों में तेजी लाने का श्रेय आबे को ही दिया जा सकता है। अगस्त 2007 में जब आबे पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में भारत आए तो उन्होंने अब मशहूर दो समुद्रों का संगम भाषण दिया था। इसके तहत उन्होंने इंडो पैसिफिक कनेक्ट की नींव रखी। उनका ये कॉन्सेप्ट अब भारत जापान संबंध के लिए एक मजबूत और अहम स्तंभ बन गया है। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान आबे ने इस रिश्ते को और आगे बढ़ाने की कोशिश भी की थी। यही वजह रही कि गुजरात के सीएम के तौर पर कई बार जापान का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने सितंबर 2014 में पड़ोस के बाहर अपनी पहली द्वीपक्षीय यात्रा के लिए जापान को चुना। मोदी और आबे द्वीपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में अपग्रेड करने पर सहमत हुए थे। ये संबंध बढ़े और इसमें सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर के समुद्री सुरक्षा, बुलेट ट्रेन से लेकर के गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे एक्ट ईस्ट पॉलिसी से लेकर इंडो पैसिफिक रणनीति तक के मुद्दे शामिल हो गए थे। जब मोदी 2014 में जापान गए तब भी इंडो जापान न्यूक्लियर डील हुआ था। टोक्यो एक नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी सदस्य के साथ इन समझौतों के बारे में संवेदनशील था। आबे की सरकार ने जापान में परमाणु विरोधी तेज तर्रार लोगों को 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मना लिया था। ये समझौता अमेरिका और फ्रेंच परमाणु फर्मों के साथ भारत के सौदे के लिए महत्वपूर्ण था, जो या तो स्वामित्व में था या जापानी फर्मों में हिस्सेदारी रखते थे। आबे ने यामानाशी में अपने पैतृक घर में मोदी की मेजबानी की थी और जापान की तरफ से इस तरह का सम्मान पाने वाले मोदी पहले ऐसे विदेशी नेता रहे थे। इसके बाद आबे ने अहमदाबाद में एक रोड शो किया था। जब 2008 में सुरक्षा समझौता हुआ था, आबे के तहत दोनों पक्षों ने विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक करने का फैसला किया था और अधिग्रहण और क्रॉस सर्विसिंग समझौते पर बातचीत चल रही थी। ये एक तरह से सैन्य रस्म समर्थन समझौता था। नवंबर 2019 में पहली विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। साल 2015 में रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी की हस्तांतरण के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे, जो युद्ध के बाद जापान के लिए एक असामान्य समझौता था। साल 2015 में आबे की यात्रा के दौरान ही भारत ने शिंकासेन सिस्टम बुलेट ट्रेन को 2022 में चलाने का फैसला किया था। आबे के नेतृत्व में ही भारत और जापान के एक्ट ईस्ट फोरम का भी गठन किया गया था। इसके तहत चीन पर नजर गड़ाए बैठा था, पूर्वोत्तर की उन परियोजनाओं पर काम करना शुरू किया था। तो बस इसी तरह जापान और भारत के रिश्ते शिंजो आबे के कारण अच्छे हो गए। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट।